ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें कल हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो वेलोसिटी से जो रिलेटेड आप नोट कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यू करें। मान लो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये दो कर्व हैं। इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। या डिस्टेंस वर्सेस ओटी, ठीक। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? v1 ग्रेटर देन है कि v2 ग्रेटर देन? v1 है, v1 ग्रेटर देन v2, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, ठीक है ना। वेलोसिटी आपका क्या देगा? स्पीड जो है वो dr/dt है, ये वेलोसिटी देगा। तो जो ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 ग्रेटर देन θ1 है। इसका मतलब है कि v1 ग्रेटर देन v2 होगा। स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है ना। नोट करते चलें साथ साथ, सिंपल है थ्योरी। इसमें आप टेन थीटा अगर मालूम है थीटा, तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट भी कर लेंगे, ठीक है ना। बस फटाफट लाइन ड्रा करते रहे। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, इसमें स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो वेलोसिटी कैसे होगा? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा? कि पार्टिकल जो है रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन या -x की तरफ है, ठीक है ना। वेलोसिटी नेगेटिव का मीनिंग है कि पार्टिकल इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने ये 30 डिग्री ले लिया है, तो यहाँ से ये एंगल निकालें, क्यों स्लोप में ये एंगल होता है। ये 150 हुआ, ये 10 150, 10 150 कितना होगा? 180 माइनस, बोलो 30, क्या होगा? -10 30 होगा कि +10 30? माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ऑटोमेटिक आ जाएगा -10 30। इसका मतलब -1/√3। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया -1/√3 मीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट है, ठीक है। एंगल कैलकुलेट करें और एंगल से उसको निकाल लें। यहाँ पर नीचे लिख देना रिलेटिव नेगेटिव वेलोसिटी मीन्स ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक। relative velocity means object is returning back towards reference point. Towards reference point. ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व है तो तब तो आप बना चुके हैं। कर्व का हम लोगों ने बनाया था कल, ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। ये जैसे मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये ऐसे कर्व दिया है, तो इसका मीनिंग आप समझ जाएंगे। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, ऐसे कर्व होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ v नेगेटिव है, यहाँ v 0 है, यहाँ v पॉजिटिव है, यहाँ v 0 है, ओके। इसके अलावा अगर कोई कर्व बनाते हैं आप, तो उसमें आपको मालूम है कल हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे। ये इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, है ना। और इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ये कल बनाया था।
इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क होगा, अगर मान लो कोई ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ले ले रहे यहाँ से, इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी आर वर्सेस टी, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। जब टाइम हमारा 0 है तो पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। समझ गए ना, ऑलरेडी जो है वो इतनी डिस्टेंस जो है वो आर नॉट हमने बना ली, यानी कि ये हमारा है आर नॉट डिस्टेंस। जब हम टाइम स्टार्ट करेंगे t0 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ये मतलब है पार्टिकल इधर जा रहा है लेकिन टाइम यहाँ से स्टार्ट है। समझ गए ना बात, क्योंकि ग्राफ ऊपर है, अगर नीचे कर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ गए ना, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। ये वेरिएबल है स्पीड, ये वाली स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है, कर्व अगर है तो वेरिएबल है। समझ गए होंगे बात को, जो बनाना चाहे वो चीज़ बनाए, नहीं तो छोड़ दे उसको। ये बना लिया होगा आपने 1030 वाला। जो विजुअल लगे उसे छोड़ दें, जो बनाना चाहें उसको आप नोट कर लें। बुक्स में अगर आप जो स्टार्टिंग थ्योरी है उसकी रीडिंग लगाएंगे तो बेटर है। अभी समय है, अभी लगा लें, फिर स्कूल खुलेगा देखा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बेसिक कोई चीज़ कंफ्यूजिंग होगी पता भी लग जाएगा। स्टार्टिंग थ्योरी में उसमें काफ़ी दिया है उन्होंने प्रदीप में। अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले आप वेरिएबल देख लें। अगर ये डिस्टेंस वर्सेस कोई तुम्हें इक्वेशन दी गई है, जैसे 2t² 2t+1, इसका मतलब है कि डिस्टेंस वेरी कर रही है किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट दी गई है, जैसे उन्होंने s = 2 मीटर लिख दिया, तो ये कांस्टेंट बोला जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम के साथ वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर 3 है, एक स्पीड है, वेलोसिटी है, दूसरा एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी के भी टर्म में दिया जा सकता है, जैसे वेलोसिटी को टाइम के टर्म में, वेलोसिटी को x के टर्म्स में, एक्सीलरेशन को x के टर्म्स में, एक्सीलरेशन को टाइम के टर्म्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो नेचुरल है कि अगर आप स्पीड निकालना है तो ds/dt, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4t+2 बस। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसमें हम t0 डाल दें तो यस कितना होगा, 1। इसका मतलब है कि टाइम हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा डिस्टेंस ऑलरेडी 1 है ओरिजिन से। समझ गए ना, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जब निकाल, पहले डिफ्रेंशिएट करें तभी, जैसे कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी t0 डाल दें, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड t1 डाल दें, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड 2 डाल दें। समझ गए ना, मतलब पहले इसमें वैल्यू, जब डिस्प्लेसमेंट पूछें, डिस्टेंस पूछें तो इसमें वैल्यू डालें, जब वेलोसिटी पूछें तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके, आगे जब एक्सीलरेशन होगा तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ गए ना, ये सिंपल केस है। डिफ्रेंशिएशन का कोई भी केस दिया हो टाइम वर्सेस में, आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल केस के लिए लिख दो, फॉर वेरिएबल केस डाल दो, वी यूज कैलकुलस मेथड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी v = 4 × 0 + 2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन पूछा है। देखो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस हों, इनिशियल पोजीशन में t0 डालें तो s = 1 मीटर। फिर जो भी पूछा जाए आप कैलकुलेट कर लें इसके अकॉर्डिंग टू। नोट कर लिया, जो भी टाइम दिया हो उसके अकॉर्डिंग टू आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन करना आपको मालूम है, फंक्शन टिपिकल हो सकता है वो एक अलग मैटर है, वो तो फिर डिफ्रेंशिएशन आप जब निकालेंगे। ये जो हमने फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं कि ये आपकी स्पीड v = ds/dt, वेलोसिटी में भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो ds = v dt हो जाएगा, तो s = इंटीग्रेशन v dt। इसका मतलब है देखो फिजिक्स में जब भी डिफ्रेंशिएशन दिया हो तो इसका स्लोप ये देगा, जो भी दिया हो। यहाँ x है तो x वर्सेस t का स्लोप y क्वांटिटी दे देगा। यहाँ डिस्टेंस वर्सेस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस जो भी दिया हो आपका टाइम, उसको डिफ्रेंशिएट करें, वेलोसिटी या स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकलेगा, t की वैल्यू डालेंगे जब 0 1 2 3 तो स्पीड मिलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक। i j k के साथ यहाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर vs = ds क्या है, v dt, इंटीग्रेट कर दो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसको जरा चेक करें, ये इंटीग्रेशन बन गया। अगर v कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर, अगर v वेरिएबल है तो यहाँ डालें। इसका सीधा मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई भी कर्व वेलोसिटी वर्सेस, ये तो हमने सिंपल कर्व ले लिया ऐसे ही, वेलोसिटी वर्सेस t दिया है, तो जब भी फिजिक्स में दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो तो वो क्वांटिटी का अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो वो उसका एरिया अंडर कर्व ये क्वांटिटी दे देगा। इसका मतलब ये एरिया निकालें a1, ये एरिया निकालें a2। इस कर्व का मीनिंग है यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है, समझ गए ना। तो जब आप, हमने उस दिन ये बात आपको समझाई थी, जब ये एरिया निकालेंगे a1 इंटीग्रेशन से या डायरेक्ट तो a1 पॉजिटिव आएगा और a2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो एग्जाम्पल के a1 एरिया आपका 10 आया स्क्वायर यूनिट और a2 जो आपने एरिया निकाला है वो 8 आया, तो ये -8 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों एरिया को आप प्लस कर दें, ठीक है। यहाँ यूनिट की ज़रूरत नहीं है, हम हटा दे रहे हैं, यहाँ हमें डिस्टेंस बाद में लिखना है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब रिटर्निंग है। दोनों को ऐड कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी, समझ गए ना। इसका मीनिंग वेलोसिटी इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। कभी भी प्रैक्टिकल थ्योरी में यहाँ पर शार्प नहीं बनता, लेकिन थ्योरी में न्यूमेरिकल बना लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर क्या हुई, वेलोसिटी 0, 0 के बाद नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब वापस आ रहा है, रिटर्निंग, ठीक है। फिर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हुई और फिर डाउन होकर फिर यहाँ 0 हो गई। कोई भी कर्व दिया हो तो स्ट्रेट लाइन है, अगर कर्व साइन कर्व हो, कॉस कर्व हो, लॉग का कर्व हो, कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। एरिया अंडर कर्व निकालें, इंटीग्रेट करें, लिमिट लगाएं, लिमिट लग जाएगी यहाँ पर t1 to t2, t2 t3, समझ गए। जैसे हमने यहाँ पर 0 है, यहाँ टाइम t1 है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो टोटल इंटीग्रेट कर दो 0 से t2, सीधे आ जाएगा आंसर। अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो ब्रेक करें, 0 से t1, t1 to t2, ठीक है। और जब t1 to t2 इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा, आपको डिस्टेंस के लिए मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछें
तो एरिया A1 प्लस A2 में मॉड लगा दें, यानी हमारा 10 + 8 18 होगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो फिर सीधे माइनस कर लें, 10 - 8 2 मीटर। समझ गए होंगे ना बात ये? ठीक, वो हमने इसलिए हटाया, ऑटोमेटिक यूनिट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, सेकंड कट जाएगा, मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व आप लिख लें, एरिया अंडर कर्व लिखो जरा, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, area under velocity versus time graph and the time axis with proper sign gives displacement while without sign gives distance, while without sign gives distance। नोट कर लिया ना? ठीक, ग्राफ बना लो, A1 A2 लिख दो। A1 हमने एग्ज्यूम कर लिया कि 10 है और A2 एज्यूम कर लिया -8 है, एक एग्जाम्पल ले लिया। फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, ये 8 एज्यूम कर लिया, आंसर मीटर या सेंटीमीटर में जाएगा। यहाँ विद यूनिट है इसलिए वो मीटर में जाएगा, इसलिए स्क्वायर यूनिट हटा दिया। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर कोई ग्राफ जो है वो कर्व में होगा तो इंटीग्रेशन का फंक्शन आपको दिया जाएगा, वेलोसिटी का फंक्शन दिया जाएगा। डिस्टेंस 18 आ रही है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ रहा है। नोट कर लिया? ओके। किसी क्वेश्चन में अगर आपको जैसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, आप एवरेज स्पीड का वो समझ गए होंगे, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन जर्नी है और इसको क्या यहाँ किया है कि लेंथ में डिवाइड कर लिया, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है एंड सो ऑन। यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, यहाँ वेलोसिटी V3 है और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ अप टू n पार्ट किए हैं, तो कितना हो जाएगी? n × L, सॉरी ऊपर रहेगा, अगर अलग अलग है तो सेपरेट, L1 + L2 + L3। ठीक है, हमने n पार्ट इक्वल कर लिए हैं इसलिए n × L लिख दिया है, टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका टाइम कैसे आएगा? टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L/V1 ये आएगा L/V2 एंड डॉट डॉट। समझ गया? नेचुरल चीज़ है कि आपको अगर एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना? नोट करें,
एवरेज स्पीड आ जाएगी इसमें। एवरेज स्पीड के लिए इसमें दो होते हैं, एक में लेंथ सेम कर लेते हैं, एक में स्पीड सेम कर ली और लेंथ अलग। लेंथ क्वेश्चन में अलग अलग भी हो सकती है आपका, जैसे दी हो वैसे, क्वेश्चन में जैसा गिवन हो वैसे आप कैलकुलेशन करें। यहाँ पर नीचे लिखें, उसी में लिखें, इफ ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस, इफ ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस एल with speed v1 and comes back with speed v2, if particle moves distance l with speed v1 and comes back with speed v2, देखें पार्टिकल l लेंथ यहाँ v1 से गया फिर वापस आ गया v2 से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन v1 प्लस एल अपॉन v2। एल कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, v एवरेज हो जाएगा ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हार्मोनिक मीन है। एपीजीपी एचपी पढ़ लिया अर्थमेटिक में? अभी नहीं पढ़ा, अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक कभी नहीं पढ़े हैं? अच्छा एपी पढ़ा है। एपी का रिवर्स है हार्मोनिक। ये हार्मोनिक में अगर एवरेज निकालो तो ये आता है v1 और v2 में, रिवर्स होता है। ये हार्मोनिक मीन आता है, वैसे आप ध्यान रखें, HM हार्मोनिक मीन है। यहाँ पर अगर रिटर्निंग बैक है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। और बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सभी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर मान लो कोई जर्नी में आपने ये डिवाइड कर ली जर्नी, और यहाँ स्पीड दी है v1 v2 v3, टाइम दिया है t1 t2 t3, आगे कंटिन्यू भी हो सकता है, 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में जर्नी दी गई हो, तो ज़रा बताएं टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैसे निकालें? टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी, जल्दी बोलो। हाँ मल्टीप्लाई करते जाओ, v1 में t1 मल्टीप्लाई करो, v1 t1 v2 t2, ये डिस्टेंस आ गई अपॉन टोटल टाइम डॉट डॉट, ठीक है ना। नोट करो जल्दी। अगर टाइम सेम है तो एवरेज आ जाता है, इफ t1 इज इक्वल टू t2 एंड सो ऑन, तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो t कैंसिल हो जाएगा आपका। मान लो n पार्ट हैं तो v1 प्लस v2, 3 पार्ट हैं तो 3 आ जाएगा। अगर मोर देन 3 हैं वैसे डाल, एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर t t t 3t हो जाएगा, t कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका भी 2 के लिए बहुत कॉमन वो है कि अगर ये 2 में दिया हो तो v1 प्लस v2 बाई क्या होगा? 2 होगा 2, और 3 है तो 3 है, 4 पार्ट में तो 4 पार्ट, तो 2 के लिए भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा v1 प्लस v2 बाई 2। उसमें क्या चीज़ सेम होगी? टाइम सेम होगा, ठीक है ना, स्पीड दी होगी। नोट कर लिया? अब आप हेडिंग डालें एक्सीलरेशन। स्पीड वेलोसिटी उससे रिलेशन में आप स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कर्व हो, उसमें सभी केस में आप समझ गए हैं।
एक्सीलरेशन लिखिए, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ change of velocity. As velocity is a vector quantity, as the velocity is a vector quantity, hence change in velocity may be, hence change in velocity may be due to change in magnitude, change in velocity may be due to change in magnitude or change in direction or both, और चेंज इन डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। यहाँ पर एक्सीलरेशन के रिलेशन में दो ही फार्मूले हैं, एक एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फार्मूला एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही आपका फार्मूला जो एवरेज एक्सीलरेशन का है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बन गया, पहला फार्मूला है। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, उसी को ए बोलेंगे, ये आपको मालूम है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट ले लो डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे बोलो, डी वी बाई डी टी। तो ये फार्मूला आपका एक्सीलरेशन का बन गया डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। ये जस्ट फार्मूला है, नोट कर लिया। नीचे लिखा है इन वन डी मोशन, वन डायमेंशनल है, इन वन डी मोशन एज द डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, इन वन डी मोशन एज द डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। वन डी मोशन में डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन प्लस और माइनस हो सकता है, एट एनी इंस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। इन वन डी मोशन एज द डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, एक्सीलरेशन इज ड्यू टू, acceleration is due to change in magnitude of velocity, acceleration due to change in magnitude of velocity, acceleration is due to change in magnitude of velocity। देखो वन डी मोशन में आपका मोशन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ध्यान दें, मान लो कोई जर्नी यहाँ फर्स्ट सेकंड ये टाइम लिया हमने, ये थर्ड सेकंड ये ले लिया टी, ठीक।
मान लो यहाँ पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर, यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा। एक्सीलरेशन उन दोनों से थोड़ा समझने वाला है। एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है वेलोसिटी का। यहाँ पर मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पीड हमने कांस्टेंट ले ली है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। दो पॉइंट हमें ध्यान रखने, एक तो डी वी बाई डी टी, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ये डी वी बाई डी टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और अगर हम ये लिखते हैं तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दोनों में फ़र्क अभी निकालेंगे, आप नोट कर लें। डी बी बाई डी टी ये स्पीड है हमने, आप अगर चाहें यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो तो मॉड लगा दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और डी बी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, डी बी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और इसका पूरे का मॉड ले लेंगे तो क्या आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी चेंज हो रही जिस रेट से। हाँ, इसमें इस वाला जो ये केस है, इसमें एक्सीलरेशन 0 है, इस मोशन को क्या बोलते हैं मालूम, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे थ्योरी में यूनिफॉर्म मोशन है। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन जर्नी में, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये हमने टाइम लिया है, लेकिन ये यहाँ पर जर्नी है एक्स एक्सिस को, ये सेकंड है, वहाँ चेक ठीक करना, ये हमारा एक्स एक्सिस को जा रहा पार्टिकल, पार्टिकल एक्स एक्सिस को जा रहा है। फर्स्ट सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड्स में 4 मीटर पर सेकंड हो गई, थर्ड सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक्सीलरेशन है, किस डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन, प्लस एक्स। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा एक्सीलरेशन, यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपने ये कैलकुलेशन किया है, यानी डी वी बाई डी टी, यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे, स्पीड हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक, कितना होगा 4 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी चेंज हो रहा है, जब अगर इसका मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डी बी बाई डी टी 0 है, चाहे मैग्नीट्यूड लगाएं और चाहे आप वेक्टर लगाएं। तो जो 1D मोशन होता है, 1D मोशन में जो प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सीलरेशन में नहीं आती है, ठीक है ना, उसमें जो कर्व हैं उनमें आती है थोड़ा प्रॉब्लम करने में। यहाँ एक बात आप समझ चुके होंगे, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं। ये कब हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है ना। कर्व में ये नहीं होती इक्वल है, उसका कारण है वहाँ डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मान लो किसी जर्नी में, लिख लिया है ना, ये मान लो यहाँ पर कोई स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है,
100, फिर यहाँ पर स्पीड हो गई 90 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड में हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक्सीलरेशन इधर को है, प्लस एक्स को है कि माइनस एक्स को है, स्पीड कम हो रही है 100, 90, 80, यानी कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, समझ गए ना। ए निगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है ना रिटार्डेशन, स्पीड कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वेक्टर से ही हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें कि अगर कोई मोशन कर्व में है, इसको रहने दें, ये मोशन कर्व में है, मान लीजिए इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम है आपको, टेंजेंट डालकर मिलता है, यहाँ पर स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड जो है कुछ भी ले लें 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, यूनिफॉर्म जब सर्कुलर मोशन लेते हैं, जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड कांस्टेंट, एक ही बात है, ये सर्कुलर है वो कर्व में, दोनों कर्व हैं, ओके। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाई वर्सेस एक्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम लिखते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड है, ये हमने वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर 10 है, यहाँ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इसमें भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। अभी 3 है, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करें और बार बार फोर्स लगाएं रिम में, तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप एक फोर्स लगा रहे हैं, मालूम कौन सा, टेंजेंशियली, है ना। तो यहाँ पर स्पीड हमने ले ली 30 मीटर पर सेकंड, 10, 20, 30, ठीक। यहाँ चेक करें, यहाँ स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, इसका मतलब dv बाई dt क्या है, स्पीड का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 0 होगा, ठीक, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आ रही बात समझ में। लेकिन यहां पर ये 0 नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और वो जो एक्सीलर, यहाँ वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है। वही एक्सीलरेशन यहाँ आगे पढ़ेंगे कि वो टूवर्ड सेंटर होता है, जिसे बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन या नॉर्मल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का काम होता है वो एट एनी इंस्टेंट पर डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो दो तरह के मोशन हैं, इस केस में ये होगा इसमें, लेकिन यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो रही है, यानी dv बाई dt नॉट इज इक्वल टू 0, और जब ये 0 नहीं है तो ये तो वैसे ही 0 नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और बोलो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का 0 नहीं है, ये 0 होगी। समझ में आ गई ना बात, है ठीक से। और यहाँ पर ये दोनों ही 0 नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि dv बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसके इक्वल हो हमेशा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसका कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब कि एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इंक्रीज होती जाए या डिक्रीज होगी, दो में से कुछ भी हो सकता है। ये यूसीएम, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मीनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पूरा चैप्टर है आगे,
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये 2 पॉइंट है मेन जो नोट करने वाले हैं, डायग्राम में भी क्लियर कर लेना। हमने यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की बजाय दूसरा एक कर्व में मोशन बना दिया है, जहाँ स्पीड 10, 20 और 30 ले ली है। नोट कर लें, बताना। ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये वाला, यहाँ एक फार्मूला आप नोट कर लो तब बता, पहले नोट कर लो। लिख लिया? अब ना बताएं। इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है, इन्होंने 1-2 क्वेश्चन चैप्टर में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डाल देते हैं क्वेश्चन। जहाँ यहाँ देखें, ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें 2 एक्सीलरेशन होंगे, ये हमेशा कर्व में होंगे, एक होगा टेंजेंशियल और दूसरा होगा रेडियल, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, चाहे आप कहीं पर भी चेक कर लें। यहाँ होगा एक टेंजेंशियल और दूसरा सेंटर की तरफ एक रेडियल, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, इसलिए रेडियल है, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ये एटी ही डीबी बाई डी टी हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हम मॉड लगा दे रहे। समझ में आ रही बात? और ये जो रेडियल एक्सीलरेशन है, इसका फार्मूला अलग होता है। ये यहाँ फिलहाल आप v²/r लिख लेना। v क्या है? स्पीड है पर्टिकुलर पॉइंट पर, और r रेडियस है, r रेडियस है, ठीक है। 80 dB/dt होगा। दूसरा यहाँ पर देखें, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये आ रहा है ना उसमें y वर्सेस x, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल और रेडियल दोनों होंगे। यहाँ पर ये कंफ्यूजन ना हो, क्लियर, यहाँ पर 80 जीरो, ये जीरो, ये यूसीएम है। नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें दोनों ही जीरो नहीं है, 80 भी जीरो नहीं है और रेडियल वाला ये भी जीरो नहीं है, ठीक। यहाँ पर जब नेट एक्सीलरेशन पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड में ए में वेक्टर लगाओ, जैसा भी आई और जे हो, 80 में आई लगा दिया और ए आर में जे लगा दिया, और नेट एक्सीलरेशन होगा 80² प्लस ए आर स्क्वायर। इसके ऊपर क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में जरूर पूछे जाते हैं, होम एग्जाम में भी होगा, हो सकता है कहीं इसी चैप्टर में रख सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन बिल्कुल यहाँ क्लियर कर लेना, अगर यूनिफॉर्म है तो ये जीरो होगा, केवल ये एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड, इसका डेरिवेशन सर्कुलर मोशन में है, यहाँ नहीं है। यहाँ खाली फार्मूला लर्न करें, v²/r होता है, और भी है फार्मूले, लेकिन फिलहाल आपको स्पीड मालूम है और r रेडियस मालूम है, इसलिए केवल यही फार्मूला आप लर्न करें। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सीलरेशन होंगे, 80 भी जीरो नहीं होगा, AR भी जीरो नहीं होगा, ठीक। दोनों में वेक्टर आई और जे लगा दिया हमने, नेट एक्सीलरेशन ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, बाकी एंगल आप निकाल लेंगे, वेक्टर आपको मालूम है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फटाफट लिखें, यूसीएम है और नॉन यूसीएम। अब आप दोनों का समझ गए होंगे कि कर्व सर्कुलर मोशन के अलावा और कोई भी किसी भी टाइप का कर्व हो, सब में एक ही जैसी थ्योरी चलेगी। v²/r में v स्पीड है, r रेडियस है, नोट कर दें वहाँ, v स्पीड r रेडियस, स्पीड पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो फार्मूला यहाँ भी है, एक ही बात है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है और उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो हर जगह आपकी वैल्यू अलग अलग हो गई है यार, हर पॉइंट पर एट एनी इंस्टेंट वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर v जो है वो स्पीड
और आर जो है वो रेडियस है सर्किल की, रेडियस है सर्किल की, नोट कर लें, बताएं। नेचुरल है कि एक्सीलरेशन में, बंडी मोशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्व में अलर्ट रहना पड़ेगा। बंडी में बस आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो हटा दें हम इसको। देखिए, जो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है। वेलोसिटी क्या होता है? डी एस बाई स्पीड, डी एस बाई डी टी, ठीक है ना? तो अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वी की वैल्यू वहाँ डाल रहे हैं तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया डी एस बाई डी टी, तो डी टू एस अपॉन डी टी टू, ठीक है ना? डबल डेरिवेटिव है किसका? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं एक्सीलरेशन का। दूसरी बात, एक पॉइंट ये फार्मूला ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप देखें कि एक्सीलरेशन जो डी वी बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसमें हम इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, लिख सकते हैं ना? तो डी एस बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, इसलिए ये बहुत कॉमन फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, दूसरा फार्मूला, ठीक है? आगे डेरिवेशन में ये फार्मूला काम आएगा आपके काइनेमेटिक्स के, जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं कैलकुलस मेथड से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें काम आएगा। वेरिएबल केस में इंटीग्रेशन वगैरह निकालने में उसमें काम आएगा। अंदर जो बहुत ज़्यादा ग्राफ की जो थ्योरी दी गई है ना, वो उसको बहुत रीडिंग नहीं लगाना, उसको खाली ओवरऑल ऐसे ग्राफ चेक करते जाओगे यूनिफॉर्म के हैं, स्टार्टिंग में रीडिंग लगाना, उसमें बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देना, कि थ्योरी इससे क्लियर हो गई होगी। आप बना लिया, लिख लिया, ठीक? देखिए, ये हमारा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टी है। ये क्या शो कर रहा है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ठीक है? इसमें ए कांस्टेंट है। ये क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डी बी बाई डी टी डिक्रीजिंग, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप ये क्या देगा? इसका स्लोप, ठीक है? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, यहाँ पर स्पीड वर्सेस ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कर दिया है। यहाँ पर ए क्या होगा? डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आ गई कि हम एग्जाम्पल लेके बताएं? यहाँ पर देखें, मान लो किसी पार्टिकल की स्पीड यहाँ पर 100 है, ठीक? फर्स्ट सेकंड में स्टार्ट किया, स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड में। अगले सेकंड में यहाँ पर जो स्पीड थी, यहाँ पर एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ 150 है, कितना एक्सीलरेशन है? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक? इस अगले सेकंड में जो स्पीड है वो 120 हो गई। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हुआ? यहाँ हम बढ़ा रहे हैं, सॉरी, 180 ले लो। अब यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन है? 30 मीटर पर सेकंड।
एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? यहाँ 50 था, यहाँ 30 था, माइनस किया, टाइम माइनस किया, डिवाइड कर लिया। यहाँ 50 था, यहाँ 30 था, एक्सीलरेशन डिक्रीज है कि इंक्रीज? डिक्रीज है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज है। एक्सीलरेशन है ना, अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आज समझ में आ गई ना? है एक्सीलरेशन, कम है तो क्या हुआ? ठीक, तो ए डिक्रीजिंग। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए क्या होगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ओके, बना लिया ना? बनाए फटाफट। अगले में हम निगेटिव वाला भी यही बना दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ए निगेटिव है। जनरली ए निगेटिव रिटार्डेशन होता है, लेकिन सब जगह नहीं है, वो बताएंगे बाद में। जनरली एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होता है, ए निगेटिव होगा। एक और रह गया ए, इसका जरा और बता दो। बनाते जाओ तुम लोग। ये लाइन का ए कितना है? 0, क्योंकि लाइन पैरेलल है। इसका ए 0, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक्सीलरेशन 0। बना लिया? ईशानी, एक्सीलरेशन 0 का मीनिंग क्या हुआ? कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, वर्ड वहाँ न्यूमेरिकल में काम आते हैं। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान रहेगी ना बात? अगर एक्सीलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तब ए कांस्टेंट नहीं होगा, तब दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। समझ गए ना बात? अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मोशन यूनिफॉर्म। मोशन लिखेंगे यूनिफॉर्म, ए 0, देन वेलोसिटी कांस्टेंट, मोशन यूनिफॉर्म, ए 0, देन वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मोशन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड यूनिफॉर्म है। ठीक है ना? इफ ए कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म बट मोशन नॉन यूनिफॉर्म। इफ ए कांस्टेंट, वेक्टर लगा देना ये पर, ए कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म बट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ ए इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, इक्वल टू का कट लगा दें, ए इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, ए पर वेक्टर जरूर लगाना, देन acceleration and motion both are non-uniform, then acceleration and motion both are non-uniform। ठीक है, आज का लेक्चर हम क्लोज कर रहे हैं। ओके।